चलिए, तो आईबी ट्रेनिंग के आज के सेशन में हमारी जो इनकम टैक्स पढ़ने की जर्नी है उसको हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। और आज के सेशन में हम इनकम टैक्स के रेट्स को डिस्कस कर लेते हैं फॉर 7%। ये जो 7% हैं, इनके इनकम टैक्स रेट्स क्या है, इनकी टैक्स वैल्यू प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करनी है, और एज एन अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल्स हमें कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है जब हम इनके इनकम टैक्स रेट्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि सर ये जो हम इनकम टैक्स रेट्स पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं, ये कौन से साल के लिए समझने वाले हैं। तो सर हम 24-25 और 25-26 दोनों साल के लिए पढ़ने वाले हैं। जिससे कि आप 24-25 के लिए अगर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं या आईटीआर फाइल कर रहे हैं, या फिर 25-26 के लिए टैक्स कैलकुलेशन या आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो आपको चैलेंज फेस ना करना पड़े। तो हम दोनों साल के टैक्स रेट्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप इनकम टैक्स में रेट्स डिस्कस कर रहे हैं या समझ रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है, और अगर आपको सिंपल तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान रखना है तो आपको उसको एक सिंपल और यूनिक तरीके से समझना पड़ेगा, जिससे कि आपको वो लॉन्ग टर्म याद रहे। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि सर इनकम टैक्स और जीएसटी में हमें चीज़ें याद नहीं रहती, है ना, करेक्ट है। जो हम डे टू डे हैंडल करते हैं वो तो याद होता है, लेकिन जो चीज़ हम हैंडल नहीं करते उसे भी अगर हमें याद रखना हो तो यूनिक तरीके से अगर हम समझेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं, जो 7% हैं, उनको अगर ध्यान रखना है तो आप सिंपल तरीके से क्या करिए कि जितने भी टैक्स रेट्स हैं करेक्ट है पर्सन्स के, उसको 2 सिस्टम में बांट दीजिए। क्या बांट दीजिए? 2 सिस्टम में। और पहले सिस्टम को नाम दीजिए स्लैब टैक्स सिस्टम। क्या नाम दीजिए? स्लैब टैक्स सिस्टम। ठीक है, करेक्ट है। और दूसरे सिस्टम को नाम दीजिए फ्लैट टैक्स सिस्टम। क्या नाम दीजिए? फ्लैट टैक्स सिस्टम। ठीक है, करेक्ट है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको इनकम टैक्स के रेट समझने हैं तो आप रेट्स को 2 सिस्टम में बांट दो, स्लैब टैक्स सिस्टम और फ्लैट टैक्स सिस्टम। सर दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि स्लैब टैक्स सिस्टम में आपको जो टैक्स है वो स्लैब वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब आपको कुछ सर्टेन स्लैब दिए जाएंगे, हर स्लैब का अलग अलग रेट होगा। तो आपका इनकम जिस स्लैब में आ रहा होगा आप डायरेक्टली वो स्लैब अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कैलकुलेशन हमेशा फर्स्ट स्लैब से कंप्लीट करते हुए आना है। मतलब यहाँ पे अलग अलग स्लैब के अलग अलग रेट दिए होंगे। आगे जब डिटेल में चर्चा करेंगे तो ये चीज़ की आपको बेटर क्लैरिटी आएगी अगर आपने कभी स्लैब वाइज टैक्स कैलकुलेट नहीं किया है तो। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आप ध्यान रखिए कि सर स्लैब टैक्स सिस्टम में हमें अलग अलग स्लैब फॉलो करने पड़ते हैं। बट उसके उलट अगर हम फ्लैट टैक्स की बात करें तो फ्लैट टैक्स में सिंपल एक स्ट्रेट रेट दिया होता है, वो रेट स्ट्रेट आपको अप्लाई करना होता है। अब मैं इतनी बेसिक से क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि हमारे सेशन को ऐसे भी लोग अटेंड करते हैं जिन्होंने कभी टैक्स नहीं पढ़ा है या फिर वो आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उन्हें भी चीज़ें बहुत ईजिली रजिस्टर्ड हो जाए उनके माइंड में, इसलिए मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं उसको 2 स्लैब में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो आपने 7% बताए उसमें से कितने परसेंट स्लैब टैक्स सिस्टम फॉलो करते हैं और कितने परसेंट फ्लैट टैक्स सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है। तो सर हमने जो 7% डिस्कस किया उसमें से 4 जो पर्सन हैं वो स्लैब टैक्स सिस्टम फॉलो करते हैं और जो 3% है वो फ्लैट टैक्स सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो 4 और 3 का रेशो है। अब सर कौन से 4 लोग हैं जो स्लैब टैक्स सिस्टम फॉलो करते हैं? तो सर पहला आपका इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, करेक्ट है। दूसरा आप एचयूएफ ले लीजिए यहाँ पे। तीसरा आप ले लीजिए एओपी एंड बीओआई। ठीक है, करेक्ट है। ये भी स्लैब टैक्स सिस्टम फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब एओपी और बीओआई इसके टैक्स स्लैब को हम डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तभी वो स्लैब टैक्स सिस्टम फॉलो करेंगे, अदरवाइज वो भी फ्लैट टैक्स सिस्टम फॉलो करते हैं। आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, करेक्ट है। और चौथी कैटेगरी हो गई आपकी एजेपी। तो ये 4 कैटेगरी के जो पर्सन है वो स्लैब टैक्स सिस्टम फॉलो करेंगे। और जो रिमेनिंग 3 है, कौन रिमेनिंग 3? सर फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी और आपकी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, एंड तीसरा आपका लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, ये जो 3 कैटेगरी के लोग हैं ये फ्लैट टैक्स सिस्टम फॉलो करेंगे और ये 4 कैटेगरी के लोग हैं ये लोग स्लैब टैक्स सिस्टम फॉलो करेंगे। आई होप क्लियर है ना, करेक्ट है। तो जब हम सेग्रीगेशन कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को याद रखना। तो सर आज के सेशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैब टैक्स सिस्टम पे फोकस करने वाले हैं कि स्लैब टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपका 87A का रिबेट हो गया, मार्जिन रिलीफ कैसे काम करता है, ये सभी चीज़ें आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा उसमें हम डिटेल में फ्लैट टैक्स सिस्टम पे चर्चा करने वाले हैं। तो आपको क्लैरिटी आ गई कि जो हमारा ये टैक्स का सेशन होगा इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज स्लैब टैक्स सिस्टम करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम फ्लैट टैक्स सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लैरिटी आ गई, बराबर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आज के सेशन में स्लैब टैक्स सिस्टम को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 25-26 को, क्योंकि हम दोनों साल को साथ में डिस्कस करने वाले हैं, 24-25 को भी और 25-26 को भी। ठीक है, करेक्ट है। तो हम सबसे पहले 25-26 के स्लैब टैक्स सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए एज एन अकाउंटेंट कि सर ये जो टैक्स के रेट्स होते हैं, है ना, ये हमें कहाँ मिलेंगे? क्या ये हमें इनकम टैक्स एक्ट में मिलेंगे?
क्या हमें ये रूल्स में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? तो सर सिंपल तरीके से अगर आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि जो टैक्स रेट्स होते हैं ये कहाँ मिलेंगे, तो सर ये आपको फाइनेंस एक्ट में मिलेंगे। सर फाइनेंस एक्ट क्या होता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब बजट आता है तो वहाँ पे फाइनेंस बिल पेश किया जाता है, और जब वो पास हो जाता है पार्लियामेंट में तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो बजट के टाइम पे जो आपको बिल मिलता है, करेक्ट है, उसमें आपको बेसिकली टैक्स रेट देखने के लिए मिलेंगे, करेक्ट है। लेकिन 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 यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपके स्पेशल रेट्स होते हैं वो आपको फाइनेंस एक्ट में नहीं मिलेंगे, वो आपको इनकम टैक्स एक्ट में ही मिलेंगे, करेक्ट है। और उसके साथ साथ ये जो न्यू टैक्स रिजीम जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभी, करेक्ट है, वो भी आपको इनकम टैक्स एक्ट में ही मिलेंगे। तो यूजुअली आप बोल सकते हैं कि हमें जो टैक्स रेट्स होते हैं वो आपको फाइनेंस एक्ट में मिलते हैं, बट कुछ टैक्स रेट्स आपको इनकम टैक्स एक्ट में भी मिलेंगे। क्लियर है आपको? ठीक है। तो सर यहाँ पे हम सबसे पहले स्लैब टैक्स सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब स्लैब टैक्स सिस्टम में आपको दो रिजीम मिलेगा, दो रिजीम मतलब दो ऑप्शन, टैक्स के दो ऑप्शन मिलेंगे, करेक्ट है। पहला जो ऑप्शन है उसको ओल्ड टैक्स रिजीम बोलते हैं, दूसरा जो ऑप्शन है वो न्यू टैक्स रिजीम है, ठीक है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम आपने सुना भी होगा शायद, करेक्ट है, न्यूज़ वगैरह में। अब मुद्दे की बात है कि जो हम 24-25 और 25-26 के लिए टैक्स रेट डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू टैक्स रिजीम पढ़ना है। सर न्यू टैक्स रिजीम क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये दोनों सालों के लिए जो आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, डिफॉल्ट मतलब अगर आप चूज नहीं करते कि आपको ओल्ड या न्यू में जाना है, करेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट डिपार्टमेंट मान लेगी कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है। तो हमें सबसे पहले न्यू टैक्स रिजीम पे फोकस करना है। और अगर आपने सुना होगा तो न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की जो इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है ना, करेक्ट है। तो सर इसके लिए भी न्यू टैक्स रिजीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो टैक्स पेयर्स हैं वो न्यू टैक्स रिजीम ही ऑप्ट कर रहे हैं, करेक्ट है। तो हमें सबसे पहले ज्यादा फोकस न्यू टैक्स रिजीम पे ही करना है, करेक्ट है। हम ओल्ड टैक्स रिजीम को भी डिस्कस करेंगे, करेक्ट है, लेकिन हमें सबसे पहले न्यू टैक्स रिजीम पे फोकस करना है, उसको डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहले हम यहाँ पे 25-26 के लिए जो है डिस्कस करें न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है ये खाली इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल होता है क्या? नहीं। जब हम फ्लैट टैक्स सिस्टम को डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी के लिए भी न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह होती है उनके लिए भी ऑप्शन है, आगे डिस्कस करेंगे, करेक्ट है। तो इंडिविजुअल के लिए 115 BAC है, आगे आपको 115 BAD भी मिलेगा, 115 BAA भी मिलने वाला है ना, करेक्ट है। तो और भी जो हमारे पर्सन्स हैं उनके लिए भी न्यू टैक्स रिजीम अवेलेबल है, बट फिलहाल हम न्यू टैक्स रिजीम इंडिविजुअल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट है। तो इंडिविजुअल के साथ साथ HUF, AUP एंड BOI और AJP सभी लोग जो है ये न्यू टैक्स रिजीम का जो ऑप्शन है ऑप्ट कर सकते हैं। अब सर यहाँ पे ये स्लैब सिस्टम काम कैसे करता है? तो सिंपल तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेसिकली इन्होंने अलग अलग स्लैब बनाए, 7 स्लैब है 25-26 में, और हर स्लैब में आपको एक लोअर इनकम और एक हायर इनकम मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए मैंने इसको स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट बोला है, जस्ट समझने के लिए, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे इन्होंने वो सिंपल तरीके से क्या बोला है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख तक होती है, 4 लाख तक होती है फॉर 25-26, तो सर आपको टैक्स पे ही नहीं करना है। 4 लाख तक के इनकम पे आपको टैक्स पे नहीं करना है। कौन सी इनकम पे? ध्यान रखना, हम कौन सी इनकम की बात करेंगे? सर हम नेट टैक्सेबल इनकम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नेट टैक्सेबल इनकम। क्योंकि आने वाले सेशन में अभी हमारा हेड्स ऑफ इनकम डिस्कस करना बाकी है, क्योंकि जब हम कंप्यूटेशन करेंगे केस स्टडी के थ्रू तो वहाँ पे हम समझेंगे कि हमें सबसे पहले इंडिविजुअल हेड्स ऑफ जो इनकम होते हैं, हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, उनके वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती है, उनका टोटल करना होता है। उसके बाद हमारा ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड आउट होता है। टोटल करने के बाद उसमें से हम चैप्टर 6 का डिडक्शन लेस करते हैं, जो ऑलमोस्ट न्यू टैक्स रिजीम में आपको ना के बराबर मिलेगा, बट कुछ चीज़ें अलाउड है, आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको मिलेगा नेट टैक्सेबल इनकम, और नेट टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो जब भी हम वैल्यू की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे, तो हम नेट टैक्सेबल इनकम की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो सर 4 लाख तक के नेट टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स नहीं है। अगर आपका इनकम 4,01,000 होता है, मतलब 4,01 रुपीज़ होता है, अप टू 8 लाख होगा तो आपको 5% टैक्स देना होगा। 8,01 रुपीज़ टू 12 लाख होगा तो 12%। उसके बाद 12,01 रुपीज़ टू 16 लाख होगा तो आपको 15% टैक्स होगा, और सो ऑन करते करते आपका 24 लाख तक 25% है, और 24,01 रुपीज़ एंड अबव होगा तो आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे इस स्लैब को मेंशन किया है तो मैंने यहाँ पे जो 1 रुपीज़ उसको कंसीडर नहीं किया है, ये मैंने आपके सामने मैनुअली एंटर किया, क्योंकि अगर मैं 1 रुपीज़ मेंशन करता हूँ तो वहाँ पे हमारी टैक्स की एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं होगी। तो वैल्यू एग्जैक्ट एक्यूरेट कैलकुलेट होने के लिए मैंने 1 रुपीज़ को यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो जब हम पढ़ेंगे लॉ में तो वहाँ पे 1 रुपीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर आपने कभी स्लैब टैक्स सिस्टम फॉलो नहीं किया है, तो सर यहाँ पे आपको सातों जो स्लैब है उसमें आपको एक स्टार्ट पॉइंट दिया गया, समझने के लिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक फिनिश पॉइंट दिया गया, करेक्ट है, और एक टैक्स रेट दिया गया, बराबर, करेक्ट है। और ये तीनों क्राइटेरिया के बेस पे आपको टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू
अब इस स्लैब को एक्सप्लोर करेंगे कि ये बेसिकली काम कैसे करता है ना, करेक्ट है। इसको अब हम एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन, ठीक है। चलिए सिंपल तरीके से अब यहाँ पे समझते हैं। अब मान के चलिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए का, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए का, ठीक है, करेक्ट है। सिंपल तरीके से मिस्टर ए का मान के चलो सैलरी इनकम है। क्या है सर? सैलरी इनकम है, करेक्ट है। मैंने एक हेड का इनकम लिया, मैंने नेट टैक्सेबल इनकम नहीं बोला, मैंने क्या बोला? सैलरी इनकम है, ठीक है, सैलरी इनकम है। और वो सैलरी जो सैलरी इनकम है, करेक्ट है, सैलरी इनकम है, वो जो है करेक्ट है, वो मान के चलो उनकी 10,80,000 है। कितनी है सर? 10,80,000 है, सिंपल तरीके से, ठीक है। 10,80,000 है उनकी सैलरी इनकम, बराबर। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पर्सन करेक्ट है, जो सैलरीड पर्सन है, तो उन्हें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। क्या मिलता है? एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है उसके लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 16(1)(a। क्या है? 16(1)(a), करेक्ट है, बराबर। इसमें वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। और अभी फिलहाल मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूँ, तो न्यू टैक्स रिजीम में वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपका 75,000 है। वो कितना है? 75,000 है। तो सर ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, करेक्ट है, ये आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू होता है, मतलब जिस पे आपको टैक्स भरना है, वो रिड्यूस कर देता है। और ये ओनली सैलरीड पर्सन ही यूज कर सकता है और कोई नहीं, ठीक है। और ये लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही होगी आपकी नेट टैक्सेबल इनकम। वही क्या होगी? नेट टैक्सेबल इनकम। इस मैंने आपको समझाने के लिए कंसीडर किया, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं टोटल कर दूंगा तो नेट टैक्सेबल इनकम आ गया 10,05,000, ठीक है। सिंपल तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर आपने कभी स्लैब वाइज टैक्स यूज नहीं किया, कैलकुलेट नहीं किया, तो ध्यान से समझिए ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको 10,05,000 के ऊपर यहाँ पे टैक्स भरना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहला स्टेप क्या करना है? आपको देखना है कि सर ये जो 10,05,000 है ये कौन से स्लैब में आ रहा है, क्योंकि हम स्लैब टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये 10,05,000 कौन से स्लैब में आ रहा है? सर क्या ये 4 लाख तक है? बिल्कुल नहीं। सर क्या ये 8 लाख तक है? बिल्कुल नहीं। सर क्या ये 12 लाख तक है? बिल्कुल, ये 12 लाख तक है। 12 लाख तक के स्लैब में ये 10,05,000 आ रहा है। मतलब जो मिस्टर ए की इनकम है वो थर्ड स्लैब में आ रही है, ठीक है। और थर्ड स्लैब की जो टैक्स रेट है 10% है। तो हम स्ट्रेट 10% इस 10,05,000 पे अप्लाई नहीं कर सकते, फिर उसको तो फ्लैट टैक्स सिस्टम बोलेंगे। हम फ्लैट टैक्स सिस्टम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, हम स्लैब टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो स्लैब टैक्स सिस्टम में आपको क्या करना है कि आपको थर्ड स्लैब तक पहुंचना है। लेकिन आपको थर्ड स्लैब तक पहुंचने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होने के बाद ही आप थर्ड पे आएंगे। अब आपको कंप्लीट कैसे करना है? तो सर आपको सिंपल तरीके से हर स्लैब को कंप्लीट करने के लिए सिंपल सा लॉजिक यूज करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या यूज करना है कि उस स्लैब का जो भी फिनिश पॉइंट होगा, जो हायर साइड होगा, उसमें से जो लोअर साइड होगा, जो स्टार्ट पॉइंट है, उसको लेस कर दो, है ना। जो वैल्यू आएगी, जो डिफरेंस आएगा, उसके ऊपर आप ये टैक्स रेट लगा दो, ये जो परसेंटेज है वो लगा दो। अब यहाँ पे अगर आप मैथ्स का कैलकुलेशन करें तो 4 लाख में से 0 गया, 4 लाख बचा, और उसको 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू 0 ही आएगा। मतलब यहाँ पे 0 आ गया, करेक्ट है, सिंपल है। अब यही चीज आपको सेकंड स्लैब में करना है। तो सेकंड स्लैब में आपका फिनिश पॉइंट क्या है? 8 लाख से, करेक्ट है। और जो आपका स्टार्ट पॉइंट है वो 4 लाख है, करेक्ट है। जो डिफरेंस आएगा उस पर ये टैक्स रेट अप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया? 20,000 आ गया, सिंपल तरीके से। मतलब आपके फर्स्ट और सेकंड स्लैब कंप्लीट हो गए। अब फाइनली आइए आप थर्ड स्लैब में, ठीक है। अब थर्ड स्लैब में आप यहाँ पे फिनिश पॉइंट या जो हायर इनकम होगा वो 12 लाख नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर आप 12 लाख लेंगे तो मिस्टर ए का टैक्स ज़्यादा आएगा, क्योंकि मिस्टर ए का जो हायर इनकम है वो 10,05,000 है। तो सर हमें यहाँ पे हायर इनकम जो है वो 10,05,000 लेना पड़ेगा, और उसमें से आप 8 लाख माइनस करोगे, और जो डिफरेंस आएगा उस पर ये टैक्स रेट अप्लाई कर देना है। सिंपल तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन स्लैब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको मैं 0 कर लेता हूँ सिंपल तरीके से। और फाइनली सर आप क्या कर दीजिए? यहाँ पे टोटल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? यहाँ पे टोटल कर दीजिए, ठीक है, करेक्ट है। मैं एकदम बेसिक से क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि कुछ लोग जो है वो टैक्स कैलकुलेट करना पहली बार सीख रहे हैं, तो उन्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो आपका 40,500 का क्या आ गया? आपका बेसिक टैक्स है। आपको क्या आ गया? बेसिक टैक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि बेसिक टैक्स कैलकुलेट होने के बाद आपको डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने आप बोलो कि उन्होंने आपको एक रिबेट दिया है। क्या दिया? रिबेट मतलब डिस्काउंट, सिंपल लैंग्वेज में डिस्काउंट बोलो उसको, ठीक है। तो रिबेट दिया है, और वो रिबेट के लिए एक सेक्शन बना है, सेक्शन 87A। लेमन लैंग्वेज में उसको आप डिस्काउंट बोलो और टेक्निकल टर्म में रिबेट बोलो। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो है बेसिकली आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। मतलब जब आप बेसिक टैक्स कैलकुलेट करें तो सेकंड स्टेप आपको इमीडिएटली रिबेट के बारे में सोचना है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में, ठीक है। और ये क्या बोलता है कि ये जो डिस्काउंट है उसके लिए वो लोग एलिजिबल हैं जिनका नेट टैक्सेबल इनकम, मतलब एनटीआई की बात हो रही है, जिसको टोटल इनकम भी बोलते हैं, वो अप टू कितनी होगी? 12 लाख होगी। अगर वो 12 लाख तक होगी तो सर आप अप टू 60,000 तक, कितने तक? 60,000 तक का
क्या कर सकते हैं, रिबेट क्लेम कर सकते हैं। कितने तक का, 60,000 का, स्ट्रेट 60,000 नहीं है, अप टू 60,000 तक का ये रिबेट आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है कि क्या सर इस एग्जाम्पल में हमारा जो नेट टैक्सेबल इनकम है क्या वो 12 लाख तक है। सर 100% है, यहाँ पे 10,05,000 है। तो सर क्या मिस्टर ए इस रिबेट के लिए एलिजिबल है, 100% है, मतलब वो रिबेट क्लेम कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, पूरा 60 कर सकते हैं, नहीं, इन्होंने क्या बोला है, अप टू 60, मतलब 60 तक आपकी टैक्स तो होनी चाहिए। आपकी टैक्स ही 40,500 है, तो सर आपको रिबेट 40,500 ही मिलेगा, 40,500 ही मिलेगा। करेक्ट है, 60,000 तक मैक्सिमम रिबेट अलाउड है, लेकिन आपका टैक्स ही 40,500 है, तो 40,500 रिबेट मिलेगा। और इसको आप टोटल कर लोगे तो आपका फाइनली जो टैक्स बनेगा वो जीरो बनेगा। क्या बनेगा, जीरो बनेगा। करेक्ट है, और आपकी फाइनल टैक्स जीरो हो जाएगी और इस पर आपको कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं करना है, बराबर। तो इस मेथड से आप देखेंगे तो 12 लाख तक के इनकम पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अगर आप 87A का रिबेट कंसीडर कर रहे हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 87A का जो रिबेट है वो ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही अवेलेबल है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को अवेलेबल नहीं है। अब ये रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है, इसको भी अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और ये AOP BOI या फिर जो HUF या फिर AJP उनके लिए भी अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो स्पेशल रेट्स वाले इनकम होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, जो आपका लॉटरी वाला इनकम हो गया, फिर जो आपको कैपिटल गेन में मिलता है, तो उसके अगेंस्ट भी आप 87A का रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना। अब मान के चलिए एक पर्सन है मिस्टर वाई, करेक्ट है, उनकी मान के चलो हाउस प्रॉपर्टी अज्यूम करते हैं या फिर अदर सोर्सेस, ये दोनों किसी हेड का इनको इनकम मिल रहा है, मान के चलिए, ठीक है। और मान के चलिए वो इनकम मिल रहा है उन्हें 12,51,000। कितना मिल रहा है सर, 12,51,000 का इनकम मिल रहा है, मान के चलिए, ठीक है। उस हेड का इनकम का 12,51,000 है। अब मुझे सोच के बताइए कि क्या इन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। सर क्यों मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए अभी आपने बताया कि जिस पर्सन का सैलरी इनकम होगा उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो इनका तो हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर सोर्सेज का इनकम है, मतलब यहाँ पे उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा तो उनकी नेट टैक्सेबल इनकम 12,51,000 ही होगी। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है, करेक्ट है। अब सर यहाँ पे NTI रिसीव होने के बाद अब आपको यहाँ पे स्लैब अप्लाई करना है, स्लैब अप्लाई करना है। और ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि 12,51,000 कौन से स्लैब में आ रहा है, कौन से स्लैब में आ रहा है, तो सर हमारे फोर्थ स्लैब में आ रहा है, फोर्थ स्लैब में आ रहा है, करेक्ट है। तो सर क्या हम डायरेक्टली 15% अप्लाई कर दें पूरे इनकम पे, बिल्कुल नहीं सर, फिर तो फ्लैट टैक्स सिस्टम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट स्लैब से कैलकुलेशन करते हुए आना है। और सर क्या करना है, सेम पैटर्न जो हमने किया था कि हमारा जो फिनिश पॉइंट है वो ले लीजिए, उसमें से जो हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है, करेक्ट है, उसको आप माइनस कर दीजिए और जो डिफरेंस आएगा वो उस पर टैक्स रेट अप्लाई कर दीजिए, है ना। वही चीज़ को आप यहाँ पे कॉपी और बाकी में पेस्ट कर दीजिए, है ना, करेक्ट है। सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया, करेक्ट है। अब जब आप फोर्थ स्लैब में आएंगे तो फिर आपका जो फिनिश पॉइंट होगा वो 1251 ले लीजिए और जो स्टार्ट पॉइंट है वो 12 लाख ही कंसीडर करिए और डिफरेंस पे 15% अप्लाई कर दीजिए, है ना, करेक्ट है, सिंपल तरीके से। और यहाँ पे बाकी के जो स्लैब होंगे वो एप्लीकेबल नहीं है तो उनको जीरो कर लेते हैं। और जो टोटल टैक्स इनका आ रहा है वो आ रहा है 67,650। कितना आ रहा है, 67,650, ठीक है। अब सर इंपॉर्टेंट चीज सोचिए, क्या ये रिबेट के लिए एलिजिबल है, ध्यान से सोचिए, रिबेट के लिए एलिजिबल है। सर आपने क्या बताया कि अगर NTI 12 लाख तक होगी तो ही रिबेट मिलेगा अप टू 60,000। तो क्या एलिजिबल है, सर बिल्कुल नहीं है, रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सर रिबेट तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना, करेक्ट है। लेकिन 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 एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है, वो है मार्जिनल रिलीफ। क्या याद रखना है सर, मार्जिनल रिलीफ, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, करेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको 87A सेक्शन में ही देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने 87A सेक्शन में एक प्रोविजन के थ्रू ये मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेसिकली ऐड किया। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। अब सर ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। अब मान के चलिए अगर ये जो पर्सन है इन्होंने 12 लाख ही कमाया होता, कितना कमाया होता, 12 लाख कमाया होता, ठीक है, करेक्ट है। तो सर इनका टैक्स कितना बनता, तो सर ये थर्ड स्लैब में आते, थर्ड स्लैब में आते, तो थर्ड स्लैब में आते तो फर्स्ट स्लैब तक जीरो, सेकेंड स्लैब में आपका 20,000 ही आएगा, सेम, करेक्ट है। और थर्ड स्लैब में आपका 40 आ जाएगा, है ना, सिंपल है ना, करेक्ट है। यहाँ तक आपका टैक्स सेम ही रहेगा, है ना, करेक्ट है। तो सर आपका जो है टोटल टैक्स जो है वो 12 लाख के सिचुएशन में आपका 60,000 बनेगा। और यही नहीं, 60,000 तक का जो आपका टैक्स बना उसका आप रिबेट भी क्लेम कर सकते हो। सर क्यों कर सकते हो रिबेट क्लेम, क्योंकि आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है 12 लाख तक है और आपने अभी बताया कि 12 लाख तक के इनकम पे आप 60,000 का क्या क्लेम कर सकते हो, रिबेट क्लेम कर सकते हो। तो हमने 60,000 का रिबेट क्लेम कर लिया। तो इन शॉर्ट हमारा जो टैक्स होगा वो जीरो आ जाएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा। बट क्योंकि
आपका जो इनकम है वो 51,000 से बढ़ रहा है, मतलब 51,000 से बढ़ रहा है, तो आपको 67,650 का टैक्स भरना पड़ रहा है। 67,650 का टैक्स भरना पड़ रहा है। तो लॉजिकली सोचो प्रैक्टिकली कि आप इनकम कमा रहे हो 51 और आपको टैक्स 67 देना पड़ रहा है। तो सर आप एज अ पर्सन क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर ये इनकम को ही रिटर्न दे देते हम डिपार्टमेंट को, हम 51,000 अर्न करें और 67,000 क्यों टैक्स भरें, हम इनकम से ज़्यादा टैक्स भरें? बिल्कुल नहीं भरेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि आप ये इनकम ही रिटर्न ले लीजिए, मतलब हमारे पास चॉइस होगा कि हमारा जो इनकम बढ़ रहा है उसको टैक्स के रूप में भर दें या फिर जो हमारा एक्चुअल टैक्स आ रहा है उसको टैक्स के रूप में भरें। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हमारा यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगा तो हमें चेक करना है कि हमारा इनकम कितना बढ़ रहा है। तो अगर हमारा जो इनकम है उसके प्रोपोर्शन में टैक्स ज़्यादा बढ़ रहा है, करेक्ट है, तो हमारे पास चॉइस होगा कि जो हम इनकम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं उसको टैक्स के रूप में भर दें या फिर जो हमारा टोटल टैक्स आ रहा है उसको टैक्स के रूप में भर दें। तो आप बताइए कि आप 51,000 भरेंगे या 67,000 भरेंगे? सर हम तो 51,000 भरेंगे, हम 67 क्यों भरेंगे, ज़्यादा टैक्स क्यों भरेंगे, है ना? तो मतलब आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, कितना आ रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट? 16,650। कितना आ रहा है? 16,650। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, करेक्ट है। तो इस एक्स्ट्रा अमाउंट का आप क्या क्लेम कर लीजिए? आप यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ क्लेम कर लीजिए। तो ये मार्जिनल रिलीफ जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया फॉर टैक्स डिस्कस किया, किसके लिए डिस्कस किया? फॉर टैक्स, बराबर। तो सर यहाँ पे आप 60,650 जो एक्स्ट्रा आपका वैल्यू जा रहा है, करेक्ट है, वो आप लेस कर दीजिए और लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, करेक्ट है, वही आपको टैक्स के रूप में भरना है। मतलब हम टैक्स 51,000 ही भरेंगे। आई होप क्लियर है। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप डिस्कस करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे हमने क्या किया? हमने टोटल टैक्स कैलकुलेट किया, करेक्ट है, और फिर यहाँ पे हमने मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे क्लेम किया, बराबर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो मार्जिनल रिलीफ है ये हमें कब कैलकुलेट करना है? ये तभी करना है अगर आपका जो इनकम है उसके प्रोपोर्शन में टैक्स ज़्यादा आ रहा है। अगर मान के चलो, थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि अगर आपका इनकम यहाँ पे मान के चलो 13,90,000 होता, कितना? 12,90,000 होता, कितना होता? 12,90,000 होता, ठीक है, 12,90,000 होता मान के चलिए। तो सर आपका एनटीआई कितना आ रहा है? 12,90,000, है ना? तो आपकी इनकम कितनी बढ़ रही है? 90, लेकिन आपका टैक्स कितना आ रहा है? 73,500। कितना आ रहा है? 73,500। तो सर यहाँ पे अगर आपको इनकम और टैक्स को कंपेयर करें तो आपका टैक्स कम है इनकम के कंपेयर में। तो सर क्या आप इनकम को टैक्स के रूप में भरना चाहेंगे? 90,000 को भरेंगे टैक्स के रूप में? बिल्कुल नहीं भरेंगे। तो सर ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि सर हमारी इनकम और हमारा टैक्स का जो ये कॉम्पिटिशन है कि हमारी इनकम कितना बढ़ी उसके कंपेयर में टैक्स कितना बढ़ रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिस सिचुएशन तक आपका टैक्स ज़्यादा आ रहा हो आपकी इनकम से तो आपको मार्जिनल रिलीफ क्लेम करना है, लेकिन जिस सिचुएशन में आपकी इनकम ज़्यादा आ रही है और टैक्स कम आ रहा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ यूज़ नहीं करना है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से जो मार्जिनल रिलीफ है उसको समझा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो टैक्स है 51,000 है, करेक्ट है। तो ये हमारा बेसिक टैक्स है, ठीक है, करेक्ट है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बेसिक टैक्स कैलकुलेट होने के बाद इस पर आपको ऐड करना होता है सरचार्ज, इस पर आपको अलग से सरचार्ज ऐड करना होता है। अब सर आप पूछेंगे सरचार्ज क्या होता है? तो सरचार्ज ये अमीर लोगों के ऊपर लगाया गया एक्स्ट्रा टैक्स है, मतलब जो अमीर टैक्स पेयर है, रिच टैक्स पेयर है, डिपार्टमेंट या आप गवर्नमेंट बोलो उनसे एक्स्ट्रा टैक्स लेना चाहती है। अब सर रिच टैक्स पेयर कौन होता है? तो रिच टैक्स पेयर का मतलब है जिसकी नेट टैक्स पर इनकम 50 लाख से अबव जा रही है, करेक्ट है, वो डिपार्टमेंट की नजर में क्या है? वो रिच टैक्स पेयर है। क्या है? रिच टैक्स पेयर है। तो मतलब 50 लाख के अबव अगर आपका जा रहा है तो वहां पे आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, और सरचार्ज की जो स्टार्ट रेट है वो 10% है, क्योंकि इसमें भी आपको फर्दर स्लैब मिलेगा, लेकिन स्टार्ट जो रेट है वो 10% है कि आपको 50 लाख के अबव गया तो आपको 10% का क्या देना पड़ेगा? सरचार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे क्या आपकी सिचुएशन में आपका जो इनकम है वो 50 लाख से अबव जा रहा है? बिल्कुल नहीं, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम सरचार्ज कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि सर अगर डिपार्टमेंट को ये एक्स्ट्रा टैक्स लेना है फ्रॉम रिच टैक्स पेयर, तो सर वो ये टैक्स अलग से क्यों ले रही है, अलग से क्यों कैलकुलेट कर रही है? हम यहीं पे एक स्लैब ऐड कर देना, 8वां नंबर स्लैब, कि 50 लाख से अबव होगा तो एक्स्ट्रा आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये अलग से कैलकुलेट करने की क्या जरूरत पड़ गई, है ना, करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे एडिशनल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है आपको इंटरव्यू में पूछे, क्योंकि हम जो भी चीज़ सीखे ना एकदम डिटेल में सीखें, उसके बेसिक फंडामेंटल क्लियर है। क्योंकि अगर कोई बंदा मुझे क्रॉस क्वेश्चन करता है तो सर मुझे उसका आंसर होना चाहिए कि अगर किसी ने पूछ लिया आपको इंटरव्यू में कि सरचार्ज हम अलग से क्यों कैलकुलेट करते हैं, आप बोलेंगे सर पता नहीं क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना, आपको पता होना चाहिए।
अब सर यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा हमारे संविधान में, डिविजिबल पूल। अब ये क्या होता है, ये डिविजिबल पूल क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी टैक्स कलेक्ट करेगी, ठीक है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। मैंने क्या बोला, ये जो डिविजिबल पूल है, इस कॉन्सेप्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जितना टैक्स कलेक्ट करेगी उसका सर्टेन परसेंटेज वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। लेकिन जब शेयरिंग करेगी तो उसे दो टैक्सेस शेयर करने की जरूरत नहीं है। कौन सा? एक सरचार्ज और दूसरा सेस। एक सरचार्ज और दूसरा सेस। तो इसलिए आप देखेंगे कि हम जो है जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम बेसिक टैक्स अलग से कैलकुलेट करते हैं और सरचार्ज और सेस अलग से करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि सर हमें डिविजिबल पूल में बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सरचार्ज और सेस शेयर करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये सरचार्ज और सेस अलग से कैलकुलेट करती है। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है, करेक्ट है। तो सरचार्ज जो है वो 50 लाख से अबव होगा तो 10% है, और अगर उनकी एनटीआई जो है 1 करोड़ क्रॉस होती है, करेक्ट है, तो सरचार्ज का रेट आपका 15% हो जाता है, बराबर। और वही एनटीआई अगर आपकी 2 करोड़ से अब हो गई तो ये सरचार्ज 25% हो जाता है। कितना हो जाता है? 25% हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आपको स्लैब कैसे ध्यान रखना है कि सर अप टू 50 लाख तक के एनटीआई पे नो सरचार्ज, सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ तक होगा तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ होगा तो 15%, और 2 करोड़ से अब हो जाएगा तो 25%, ठीक है। कितना? 25%। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ऐसे दो इनकम है जहां पे आपको मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लेना है, 25% नहीं लेना है। क्या बोल रहा हूं मैं? टेक्निकली उन्होंने सरचार्ज की रेट 25% तक रखी है, लेकिन दो ऐसे इनकम है जहां पे आपको सरचार्ज 15% ही लेना है। उसमें पहला इनकम आता है सर आपका डिविडेंड इनकम। डिविडेंड पे आपको मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लेना है, और दूसरा आपका शेयर से अगर आपको कैपिटल गेन आता है तो वहां पे भी आपका मैक्सिमम सरचार्ज 15% है, वहां पे 25% नहीं है, ठीक है। चीज आपको ध्यान में रखना है, बराबर। तो सर यहाँ पे अगर हम सरचार्ज कंसीडर करें तो सरचार्ज आएगा क्या? सर बिल्कुल नहीं आएगा। सरचार्ज कैसे आएगा? सरचार्ज आएगा ही नहीं, है ना, करेक्ट है। और सरचार्ज ऐड होने के बाद फिर आपको इसमें ऐड करना है सर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना, और वो उसका फिक्स रेट आपका 4% ही है, करेक्ट है। तो सर आपको यहाँ पे बेसिक टैक्स और सरचार्ज दोनों के टोटल पे आपको 4% का सेस कैलकुलेट करना है। और ध्यान रखना है कि जब आपका सरचार्ज कैलकुलेट होगा, जब अभी हम करेंगे, करेक्ट है, जो सरचार्ज होता है वो बेसिक टैक्स पे ही कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? बेसिक टैक्स पे होता है। बट हमारे इस एग्जांपल में फिलहाल सरचार्ज नहीं है, लेकिन जब सरचार्ज आएगा तो ध्यान रखना है कि सरचार्ज हमेशा बेसिक टैक्स पे ही कैलकुलेट होता है, और बेसिक टैक्स और सरचार्ज दोनों के टोटल पे आपका जो है सेस कैलकुलेट होता है, करेक्ट है। और फिर फाइनली आपको बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज और सेस का टोटल करना है। यही आपका बेसिकली क्या बनेगा? सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब आपने खुद कैलकुलेट किया हुआ टैक्स है। और अगर आपका किसी भी पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट किया उस फाइनेंशियल ईयर में, या फिर आपने खुद से जाके एडवांस टैक्स भर दिया हो, तो वो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं? लेस कर सकते हैं, और लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपको पे करना है। तो सर ये इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का पैटर्न आपको ध्यान में रखना है कि सर आपको जो टीडीएस या फिर आपका एडवांस टैक्स वगैरह होता है वो लेस जरूर करना है, और फाइनली फिर आपको टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया? आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आप डिस्कस करें, क्योंकि जब हम आगे प्रैक्टिकली केस स्टडीज वगैरह करेंगे, है ना, टैक्स कंप्यूट करेंगे, करेक्ट है, तो सर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, करेक्ट है। वहां पे हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मान के चलूंगा कि आपको चीजें पता है, ठीक है, करेक्ट है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, तो चीजें और बेटर क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं मिस्टर जी का, ठीक है, मिस्टर जी जिसको हम जेड भी बोलते हैं, ठीक है। इनका मान के चलो कोई बिजनेस इनकम है या फिर कोई प्रोफेशनल इनकम है। क्या है? कोई बिजनेस इनकम है फिर कोई प्रोफेशनल इनकम है, मान के चलिए। अब इनका इनकम मान के चलिए 50,60,000 है, 50,60,000 है, ठीक है। और सर इनका बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। कैसे मिलेगा? तो सैलरी में ही मिलता है। तो सर इनकी टोटल कितनी आई नेट टैक्सेबल इनकम? 50,60,000, ठीक है। सर कौन से स्लैब में आ रही है 50,60,000? सर हमारे हाईएस्ट स्लैब में आ रही है, 7th वाले स्लैब में आ रही है ना, करेक्ट है, 7th वाले स्लैब में आ रही है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला एग्जीक्यूट करेंगे। हर स्लैब का फिनिश पॉइंट सर उसमें से जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो आप लेस कर देंगे, और जो डिफरेंस आएगा उस पर टैक्स रेट अप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। और फिर इसको आप कॉपी पेस्ट करिए 6 स्लैब तक, ठीक है, करेक्ट है। और फिर 7th स्लैब में जो आपका हायर साइड इनकम होगा वो 50,60,000 है, करेक्ट है, उसमें से आप 24 लेस कर दीजिए, और जो डिफरेंस आएगा उस पर ये रेट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, करेक्ट है। तो टोटल कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पे हर स्लैब का आप ये पूरे स्लैब का टोटल कर दीजिए,
ठीक है, करेक्ट है। तो आपका टोटल आ गया 10,98,000। कितना आ गया? 10,98,000। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या इन्हें 80 से होने का रिबेट मिलेगा? सोच के बताइए। सर बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि रिबेट लेने के लिए आपकी जो एनटीआई होगी 12 लाख तक होना चाहिए, तो यहाँ पे रिबेट तो नहीं मिलना है, ठीक है, करेक्ट है। सर क्या यहाँ पे हम टैक्स का मार्जिन रिलीफ कंसीडर करेंगे क्या? है ना, टैक्स का मार्जिन रिलीफ कंसीडर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो इनकी इनकम 12 लाख के से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब 48 लाख के आसपास बढ़ रही है ना, करेक्ट है। और टैक्स खाली 10,98,000 है, तो टैक्स का मार्जिन रिलीफ हम नहीं करेंगे। टैक्स का मार्जिन रिलीफ, मेरे वर्ड को ध्यान सुना, टैक्स का मार्जिन रिलीफ वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो फाइनली जो इनकी टैक्स आएगी, करेक्ट है, वो 1098 ही आनी चाहिए, 1098 आनी चाहिए, ठीक है, करेक्ट है। अब बताइए सर यहाँ पे इनको सरचार्ज एप्लीकेबल होगा क्या? सरचार्ज एप्लीकेबल होगा क्या? सोच के बताइए। सर बिल्कुल होगा, 50 लाख से अबव है इनका एनटीआई, तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। कितना परसेंट होगा? सर 10% होगा, 10% होगा। और 10% किस पे कैलकुलेट होगा? सर बेसिक टैक्स पे। बेसिक टैक्स के ऊपर आपको 10% का सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, ठीक है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे आपकी जो टोटल टैक्स आई सरचार्ज ऐड करने के बाद वो आई 12,07,000। कितनी आई? 12,07,000, ठीक है, करेक्ट है। ध्यान से समझिए। अब सर यहाँ पे जैसे हमने बेसिक टैक्स में मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो सेम आपको मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट सरचार्ज में भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब बताना ये चाहता हूँ कि जो मार्जिन रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है, आपको बेसिक टैक्स में तो यूज करना ही करना है, आपको सरचार्ज में भी यूज करना है। अब कैसे सरचार्ज में काम करेगा देखते हैं। अब यहाँ पे अगर ये जो पर्सन है मिस्टर जी, इनका इनकम एग्जैक्टली 50 लाख होता, सर कितना होता? एग्जैक्ट 50 लाख होता, एग्जैक्ट 50 लाख होता, करेक्ट है। तो इनका टैक्स कितना बनता? तो सर ये वाले स्लैब तो आपके सेम आते है ना, ये वाले स्लैब तो सेम आते, और 7th वाला जो स्लैब है वो आपका 50, और इसमें से आप लेस कर देंगे यहाँ पे 24, और जो डिफरेंस आएगा उस पर रेट लगा दीजिए। सिंपल हो गया, करेक्ट है। और टोटल कर दीजिए, कितना है? 10,80,000 आया, 10,80,000 आया, ठीक है, करेक्ट है। और फाइनली यहाँ पे 10,80,000 आया। सर यहाँ पे सरचार्ज आएगा क्या? सरचार्ज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, करेक्ट है। और टोटल टैक्स मेरा कितना बनेगा? टोटल टैक्स कितना बनेगा? 10,80,000 बनेगा। कितना बनेगा? 10,80,000 बनेगा। मतलब बोलना ये चाहता हूँ कि अगर इस पर्सन की जो इनकम है अगर वो 50 लाख तक रहती है, तो उनका टोटल टैक्स जो है वो 10,80,000 आएगा, इंक्लूडिंग सरचार्ज वगैरह, करेक्ट है। बट यहाँ पे सरचार्ज है नहीं, तो 10,80,000 आएगा। और अगर इनकी इनकम जो है 60,000 से बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है सर? 60,000 से बढ़ रही है, तो इनको सरचार्ज पे करना पड़ रहा है, और इनका टोटल टैक्स हो जा रहा है 12,07,000। सरचार्ज की वजह से इनका टैक्स 12,07,000 हो रहा है। मतलब इनको एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ रहा है, कितना? 1,27,800। कितना? 1,27,800, ठीक है, करेक्ट है। ध्यान से समझिए। तो सर यहाँ पे अगर आपकी इनकम 60,000 बढ़ रही है और आपका टैक्स 1,27,800 बढ़ रहा है, तो सर आप कौन सा बेटर ऑप्शन चूज करेंगे, 60,000 या 1,27,800? सर बटोगे 60,000, हम बोलेंगे यार कौन भरेगा 1,27,800, हम तो 60,000 ही भरेंगे। तो सर आप जितना एक्स्ट्रा भर रहे हो, सर जितना एक्स्ट्रा भर रहे हो, कितना एक्स्ट्रा भर रहे हो, कितना एक्स्ट्रा भर रहे हो, कितना एक्स्ट्रा भर रहे हो, 67,000 एक्स्ट्रा भर रहे हैं, तो सर आप उतने अमाउंट का आप सरचार्ज में मार्जिन रिलीफ क्लेम कर लीजिए। आप क्या करिए? सरचार्ज में मार्जिन रिलीफ क्लेम कर लीजिए। तो हमने सरचार्ज में मार्जिन रिलीफ क्लेम करेंगे 67,800, मतलब सर हमारा जो सरचार्ज आएगा वो आएगा 42,000। कितना आएगा? 42,000। और मेरा जो फाइनल टैक्स आएगा सरचार्ज के साथ वो आएगा 1098 प्लस 42, मतलब कितना? 11,40,000। कितना? 11,40,000। आई होप क्लियर है, बराबर। और फिर आपको इस पे 4% का क्या ऐड करना है? सेस ऐड करना है। अब इसमें मैंने बेसिक टैक्स और सरचार्ज दोनों लिया है, तो मैंने इसी के ऊपर 4% ले लिया, और ये आपका फाइनल टैक्स आया। कितना आ गया फाइनल टैक्स? 11,85,000 का आपका बेसिकली टैक्स आया। और अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ हो या एडवांस टैक्स आपने भरा, वो लेस करना है, और लेस करने का जो वैल्यू आएगी वही आपको टैक्स के रूप में डिपार्टमेंट को भरना है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। आई होप क्लियर है, बराबर। तो सर हमने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हमने जो है प्रॉपरली जो है स्लैब टैक्स सिस्टम के जो प्रोसेस को एक्सप्लोर किया। यहाँ पे हमने रिबेट को भी डिस्कस किया, मार्जिन रिलीफ को 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया, टैक्स के मार्जिन रिलीफ को और सरचार्ज के मार्जिन रिलीफ को, है ना, करेक्ट है। ये सभी चीज़ों को हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है, और यहाँ पे हमने जो ये स्लैब डिस्कस किया ये सर 25-26 के लिए किया। आई होप क्लियर है। कोई डाउट होगा तो आप डिस्कस करें।
बट हमने जैसे डिस्कस किया कि हमें 24-25 के लिए भी तो डिस्कस करना है ना, क्योंकि 24-25 का जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आईटीआर फाइल करेंगे तो 24-25 का भी तो चाहिए, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे जब हम 24-25 में आते हैं, तो सर यहाँ पे हमें जो है बेसिकली 6 स्लैब मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 स्लैब मिलेगा, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको आगे बढ़ते हुए चलूँगा कि जब हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे, तो सर वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन है तो उन्हें जो है टैक्स का एग्जेम्पशन कुछ अलग दिया गया है, मतलब 60 या अबव है। अगर कोई सुपर सीनियर है, मतलब उनकी एज 80 एंड अबव है, तो उनके लिए स्लैब अलग दिया गया है। मतलब बताना यह है कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, उसमें अलग अलग एज वाइज पर्सन के लिए टैक्स का एग्जेम्पशन अलग अलग है। बट न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा नहीं है। हमने जो 25-26 में डिस्कस किया, आपकी एज कुछ भी हो आप वही स्लैब फॉलो करेंगे, और 24-25 में भी यहाँ पे आपकी एज कुछ भी हो, करेक्ट है, आप यही स्लैब फॉलो करेंगे। 24-25 क्या बोल रहा है कि आपके 3 लाख तक के इनकम पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। कितने? 3 लाख। यहाँ पे कितना था? 25-26 में 4 लाख, तो यहाँ पे 24-25 में आपको 3 लाख, करेक्ट है। तो जब आप 24-25 का आईटीआर फाइल करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस हैं उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, करेक्ट है, वो तो आपको सेम मिलेगा। कितना? 75,000 का, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 24-25 में भी 75, 25-26 में भी 75। और दूसरी चीज, अगर हम रिबेट की बात करते हैं अंडर सेक्शन 87A की फॉर 24-25, तो सर यहाँ पे जो रिबेट का प्रोविजन है वो तब एप्लीकेबल होगा अगर आपका एनटीआई अप टू 7 लाख है। कितना है? अप टू 7 लाख है, करेक्ट है, 7 लाख है, करेक्ट है। मतलब 7 लाख तक के इनकम पे आपको जो रिबेट है वो मिलेगा। और यहाँ पे जो रिबेट की वैल्यू है वो अप टू 25,000 है। कितना है? अप टू 25,000 तक आपको रिबेट मिलेगा। अगर आपकी एनटीआई जो है वो 7 लाख तक होती है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू अप टू 25, मतलब 25,000 तक का आपको रिबेट मिलेगा, करेक्ट है। इसके बाद जो मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे आपको काम करेगा, है ना, सेम आपको ध्यान रखना है, करेक्ट है। खाली ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जब आप मार्जिन रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, करेक्ट है, तो सर यहाँ पे आपको 7 लाख के आसपास जो है मार्जिन रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्योंकि 7 लाख तक आपको यहाँ पे जो रिबेट हो मिलेगा। तो आपको जैसे हमने 25-26 में 12 लाख के आसपास हमने मार्जिन रिलीफ डिस्कस किया, वैसे यहाँ पे आपको 7 लाख के आसपास जो है वो मार्जिन रिलीफ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है, बराबर। और सेम यहाँ पे भी आपको सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। सेम जो अभी हमने रेट देखा 25-26 में, सेम रेट आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना, और सेम जो सरचार्ज में भी आपको मार्जिन रिलीफ है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने न्यू टैक्स रिजीम को डिस्कस किया फॉर 25-26 एंड 24-25, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब हम यहाँ पे जो है ओल्ड टैक्स रिजीम डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है। अब सर यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो ज़्यादा अब पॉपुलर नहीं है, करेक्ट है। वैसे भी ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नहीं है, बट स्टिल अगर कोई पर्सन आपको बोले कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बताओ, तो आपको पता होना चाहिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेसिकली है क्या। जो पहले डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होता था, करेक्ट है, अब आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम है, बराबर। तो अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख तक होती है, करेक्ट है, आप नॉन सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 से एज कम है आपको टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, करेक्ट है। और यहाँ पे आपको 4 स्लैब भी देखने के लिए मिलेगा, बराबर। और यहाँ पे भी आपको स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है उसका कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आपका सैलरीड इनकम है तो, है ना, करेक्ट है। और वो जो है यहाँ पे 50,000 है। कितना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, बराबर, करेक्ट है। और यहाँ पे भी आपको जो रिबेट वाला कॉन्सेप्ट है वो आप यूज़ करेंगे अंडर सेक्शन 87A वाला, ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे जब आप रिबेट कंसिडर करें तो यहाँ पे जो एनटीआई होगी वो अप टू 5 लाख तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अप टू 5 लाख तक। और जो रिबेट की वैल्यू होगी वो अप टू 12,500 है, 12,500 है, करेक्ट है। कोई ओल्ड टैक्स रिजीम शायद ही फॉलो करे, बट आपके नॉलेज में आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका भले इनकम टैक्स जो बिल है 2025 आएगा, फिर भी आपको इनकम टैक्स एक्ट 61 पूछा जाएगा, है ना, करेक्ट है। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, बाबा ओल्ड टैक्स रिजीम सेफ एंड साइड आप ध्यान रखो, कोई पूछ लिया तो, ठीक है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे मार्जिन रिलीफ आपको नहीं मिलता। आपको मार्जिन रिलीफ वाला जो कॉन्सेप्ट है, करेक्ट है, मार्जिन रिलीफ आपको नहीं मिलता। किसका? टैक्स का। मैं सरचार्ज का नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसका बोल रहा हूँ? टैक्स का। तो टैक्स का जो मार्जिन रिलीफ है वो आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, करेक्ट है। सरचार्ज आपको एज इट इज यहाँ पे अप्लाई करना है। खाली ध्यान में रखना है कि जो सरचार्ज है, करेक्ट है, उसमें यहाँ पे एक स्लैब बढ़ जाता है। यहाँ पे हमने 3 स्लैब देखे ना, करेक्ट है। बट यहाँ पे आपके ओल्ड टैक्स रिजीम में जो सरचार्ज में आपको बेसिकली 4 स्लैब मिलेंगे। यहाँ पे अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से अबव होती है, तो आपको 35% का भी सरचार्ज देखने के लिए मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में, ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे भी मैक्सिमम
जो टैक्स लगेगा 15% फॉर डिविडेंड और जो कैपिटल गेन फॉर शेयर्स के केस में, है ना, करेक्ट है, वहाँ पे 15% होगा। लेकिन बाकी सिचुएशन में आपका बेसिकली 35% तक आपका टैक्स जा सकता है, करेक्ट है, सरचार्ज के सिचुएशन में। बाकी आपका सेस वगैरह सेम ही है, कोई डिफरेंस है नहीं। सेम अगर हम यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन की अगर टैक्स रेट की हम बात करें, जिनकी एज, सीनियर मतलब जिनकी एज 60 है उससे अबव है, ठीक है, करेक्ट है, तो उनको 3 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है, करेक्ट है, सिंपल तरीके से। और यहाँ पे आपको सेम अगेन 4 स्लैब है, करेक्ट है। आपका जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने देखा स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह, वो सेम आपको यहाँ पे कंसीडर करना है, सरचार्ज वगैरह, है ना, करेक्ट है, यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे, बराबर। और यहाँ पे जो आपने रिबेट वाला कॉन्सेप्ट किया अप्लाई किया वो भी यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। इसके बाद अगर कोई पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब उसकी एज 80 या उससे ज़्यादा है, करेक्ट है, तो उस सिचुएशन में आपको स्लैब 3 ही मिलेगा, मतलब 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, करेक्ट है। सेम यहाँ पे भी आपको स्टैंड डिडक्शन या बाकी चीजें आपको सेम अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 और 25-26 के लिए जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो तो न्यू टैक्स रिजीम है। लेकिन अगर ये जो 4% हमने डिस्कस किया अभी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, यूपीबी और एजेपी, अगर ये न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं तो सर क्या वो आ सकते हैं? 100% आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस उन्हें ध्यान रखनी है। कंडीशंस क्या ध्यान रखनी है? पहला चीज कि अगर कोई पर्सन का, जो हमने 4% की बात की, अगर उनका पीजीबीपी इनकम नहीं है, तो सर वो न्यू से ओल्ड, ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड, वो कितनी बार भी स्विच कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनका पीजीबीपी इनकम होता है, क्या होता है पीजीबीपी इनकम, मतलब बिजनेस या प्रोफेशन का इनकम है, करेक्ट है, तो सर उस सिचुएशन में अगर उन्हें न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना है तो सर वहाँ पे उन्हें एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वहाँ पे एक एडिशनल प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, करेक्ट है, और वो फॉर्म होगा फॉर्म 10IEA। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल सेशन में, करेक्ट है। दूसरी चीज, अगर वो इस साल, मतलब जिस साल का वो आईटीआर फाइल करें, अगर वो न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में आ गए और उसी साल अगेन उसको वापस, उनको अगर ओल्ड टैक्स से वापस न्यू में जाना है इन केस, तो नहीं जा सकते। अब उन्हें अगर ओल्ड से न्यू में जाना है तो उन्हें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही वो मौका मिलेगा, करेक्ट है। मतलब मैं बोलना ही चाहता हूं कि अगर आपने फॉर्म 10IEA के थ्रू न्यू से ओल्ड में आ गए, तो अगर आप वापस से ओल्ड से न्यू में जाना चाहते हो, मतलब आप रिटर्न रिवाइज करना चाहते हो, करेक्ट है, इन केस आगे हम डिस्कस करेंगे, बराबर, तो सर वो उस साल नहीं जा सकता, उसको नेक्स्ट ईयर फॉलो करना पड़ेगा, है ना, मतलब नेक्स्ट ईयर वो वापस से ओल्ड से न्यू में जा सकता है। लेकिन अगेन वो ओल्ड से अगर न्यू में जाना है तो अगेन उसे फॉर्म 10IEA ही भरना पड़ेगा। मतलब मैं बोलना ये चाहता हूँ कि अगर आपको न्यू से ओल्ड में जाना है या फिर ओल्ड से न्यू में जाना है तो आपको फॉर्म 10IEA ही भरना पड़ेगा। और ये फॉर्म आप 2 ही बार भर सकते हो, एक बार न्यू से ओल्ड में जाने के लिए और एक बार ओल्ड से न्यू में जाने के लिए, करेक्ट है। इसके बाद आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब तक उस पर्सन का बिजनेस इनकम है तो, मतलब पीजीबीपी इनकम है तो, इन शॉर्ट, क्लियर है। और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कोई भी पर्सन अगर टैक्स कैलकुलेट करके भरना चाहता है तो आईटीआर फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) का जो ड्यू डेट होता है वहीं तक वो बेसिकली क्या कर सकता है, ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर सकता है। मतलब वो नॉर्मल रिटर्न में ही बेसिकली ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर सकता है, बी लेटेड रिटर्न में वो ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि बी लेटेड रिटर्न में आपको न्यू टैक्स रिजीम ही फॉलो करना पड़ेगा। अभी सेक्शन 139(1) क्या है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, बराबर। तो सर यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से जो है हमने स्लैब टैक्स सिस्टम को डिस्कस किया, एक्सप्लोर किया, ठीक है, जिससे कि जब आप प्रैक्टिकली किसी का टैक्स कैलकुलेट करें तो आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो। क्योंकि आज के डेट में क्या होता है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, है ना, तो क्या होता है सॉफ्टवेयर में आप डेटा फीड करें, सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है, करेक्ट है, पूरे एडजस्टमेंट वही करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर पे इतना डिपेंड हो गए हैं कि अगर मुझे कोई मैनुअली कैलकुलेट करने के लिए बोल दे तो शायद मैं कैलकुलेट ना कर पाऊँ या फिर वहाँ पे एरर हो सकता है। तो इसलिए हमने इस चीज़ को मैनुअली यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखा, जिससे कि अगर आपको कोई पूछे कि भाई टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, मुझे बुक पे कैलकुलेट करके बताओ, तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना, करेक्ट है। तो आज का सेशन हम यहीं पे रुकाते हैं, है ना, करेक्ट है, और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं और वहाँ पे हम फ्लैट टैक्स सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।